बिल्कुल, बीजेपी ज़रूर दावा कर रही है कि 8 सीटें जीतेगी। हालांकि करहल सीट और सीसामऊ सीट पे तेज़ी से समाजवादी पार्टी आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है। 10,000 से ज़्यादा वोटों का मार्जिन सीसामऊ में भी हो चुका है नसीम का और नसीम सोलंकी का। और इसके अलावा तेज प्रताप यादव भी काफ़ी आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड का वहाँ पे अभी तक रुझान आया है और उसमें वो 3,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। लेकिन बाकी की सीटों पर यानी 6 सीटें और बल्कि 7 सीटें ऐसी जो एनडीए गठबंधन के पास अभी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांटे की टक्कर जरूर दिखाई दे रही है, बहुत छोटा मार्जिन कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी बीजेपी जो है वो 7 सीटों पे, बीजेपी गठबंधन जो है वो 7 सीटों पर अभी भी आगे दिखाई दे रहा है। तो आंकड़े जो हैं वो तेजी से बदल रहे हैं। ये मामला जरूर है कि 6-3 का हो सकता है या फिर 7-2 का भी हो सकता है। तो ये लेके अभी जैसा दिखाई दे रहा है मामला पूरा रुझान तरीके से क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी का जो खेल है उससे बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर फेल कर दिया है, कहीं ना कहीं खेल खराब कर दिया, और जो वोट थे समाजवादी पार्टी के वो वोट कटे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पहली बार ऐसा रहा कि बीएसपी कंटेस्ट कर रही थी, पूरे इलेक्शन में चुनाव लड़ रही थी। उपचुनावों से अमूमन बीएसपी दूर रहती है और सभी सीटों पे, चूंकि 9 सीटें थी, 9 सीटों पे बीएसपी कंटेस्ट कर रही थी। इसके अलावा सिर्फ बीएसपी को ही क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। इसमें हमें लगता है कि कुछ सीटों पे जहां जहां एमआईएम लड़ रहा था, एमआईएम लड़ रहा था, और दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी जहां पे लड़ रही थी, इनका भी असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा और इसमें दोनों ही पक्षों की तरफ इशारा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बीजेपी के लिए ही फायदेमंद रहा है, वो समाजवादी पार्टी के लिए भी कई जगहों पे फायदेमंद हुआ है। वोट दोनों के कटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीएसपी के लड़ने से एक बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए, चूंकि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, तो एक बड़ा वोट बैंक उसका रहा है। और लेकिन जिस तरीके से बीएसपी लड़ी है, उस बीएसपी के उस लड़ने पे भी थोड़ा सा एक मायूसी सी रही बीएसपी के चाहने वालों में। पिछले कई साल से देखा गया है, खासतौर पर जब से भाजपा उत्तर प्रदेश में आई है, बीएसपी बहुत बैकफुट पर नजर आई है। लेकिन अगर इस वक्त सबसे ज्यादा किसी राज्य की चर्चा हो रही है तो वो महाराष्ट्र है। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा अभिषेक का रुख कर लेंगे। अब अभिषेक, ये क्या आंकड़े इस वक्त महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं? बीजेपी अकेले के ही दम पर करीब करीब बहुमत के पास आती हुई नजर आ रही है। क्या समीकरण आने वाले वक्त में बन सकते हैं? 10 बज चुका है। ये जो इस वक्त हम आंकड़े दिखा रहे हैं, लगभग कुछ ही देर में ये पिक्चर और साफ हो जाएगी, 11-12 बजते ही। लेकिन क्या ये कहा जाए कि अगर ऐसा ही ये जो ट्रेंड चल रहा है वो नतीजों में तब्दील होता है तो आने वाला सीएम जो है वो भाजपा का हो सकता है? बिल्कुल, अगर सही बात है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा और इसी पर अगर बीजेपी आगे आती रही तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी का सीएम होगा, कोई दो मत इस पे नहीं है। लेकिन अब बीजेपी का सीएम कौन होगा यह देखना होगा। सबसे खास बात है कि इस बात को लेकर भी होगी आखिरकार एकनाथ शिंदे और अजित पवार का क्या होगा। जिस तरीके अजित पवार ने लगातार अपनी लाइन अलग ले रखी थी चुनाव प्रचार में, क्या अजित पवार, लेकिन मजेदार बात एक मैं आपको बताऊं अभिषेक, शायद आपको भी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं आपसे इस सवाल करूं, लेकिन एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, वैभव त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, और अजीत शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अभिषेक, जो खबर मिल रही है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस पिछड़ गए हैं और आदित्य ठाकरे भी पिछड़ गए हैं। तो ये जो आगे पीछे का खेल चल रहा है उसमें इंटरेस्टिंग खबर तो ये है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, ये देखिए जाहिर बात है शुरुआती रुझान है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड चल रहा है, इसमें पीछे चल रहे हैं बिल्कुल आदित्य ठाकरे पीछे चल रहे हैं। उसके अलावा नवाब मलिक पीछे चल रहा है, नवाब मलिक की बिटिया जो है वो चल रही है पीछे, और उसके अलावा संजय निरुपम चल रहे हैं पीछे, ताना एनसी चल रही है पीछे। जैसे कई बड़े नाम है बिल्कुल जो पीछे चल रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान। लेकिन देखिए, यह बात माना जा रहा है देवेंद्र फडणवीस की सीट जो है वह जीत का अंतर कम जरूर हो सकता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जीत जाएंगे ऐसा माना जा रहा है। विजय वडेट्टीवार जो कि महाराष्ट्र के विरोधी पार्टी नेता, वह चल रहे पीछे। अब्दुल सत्तार जो कि एक बड़े नेता है शिंदे गुट के, वह चल रहे पीछे। ऐसे बड़े नाम है जो लगातार चल रहे पीछे। तो इसका मतलब साफ है कि जनता की तरफ से क्या किसको बहुमत दिया जा रहा है देखना होगा। लेकिन ये बात सही कहा आपने, कई बड़े नाम है। इतना नहीं, अमित ठाकरे की बात नाम ले लो आपको, अमित राज ठाकरे के बेटे हैं, वह चल रहे हैं पीछे, पहले आगे चले पीछे चले। वहीं बाला नांदगांवकर जो सिवड़ी में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वो भी पीछे हो चुके हैं। वो लग रहा था चुनाव जीत जाएंगे। अभिषेक, क्या समझा जाए, क्या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बाढ़ महाराष्ट्र में चलाया था
था वो कामयाब होता नजर आया? क्या बटेंगे तो कटेंगे कि एक रहेंगे तो सेफ है की राजनीति इस वक्त महाराष्ट्र में कामयाब होती नजर आई? क्योंकि महायुति के ही अजीत पवार लगातार ये कहते हुए नजर आए थे कि महाराष्ट्र में ये सब चलता नहीं है, लेकिन ये साफ तौर पर जो अब तक के स्टैट्स सामने आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में यही चला है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल लग रहा है इसको वोट जो पोलराइज होता है ना, यानी वोट को एकत्र करने में बिल्कुल बहुत बड़ा काम किया है योगी आदित्यनाथ का वह बयान, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर हर कोई नेता साफ कह रहा है एक है तो सेफ है, यानी उस बयान को उन्होंने हर किसी ने एंडोर्स किया। भले ही पहली लाइन ना बोली हो, लेकिन हर किसी को समझाने का प्रयास यह किया गया कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी एकजुटता की बात जो कही गई है। भले ही उसको कांग्रेस ने हिंदुत्व से बिल्कुल भी जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी सफल रही। जो उन्हें चाहिए था वह उन्हें मिलने में कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि तमाम देशभक्ति की जहां बात आती है वहां बीजेपी के साथ लोग जाना पसंद करते हैं, यह देखा गया है। और यही कारण है कि, और दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात लगातार देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी अपने भाषण में करते रहे कि भ्रष्टाचार किस तरीके से कांग्रेस ने किया है, कैसे उन्होंने कर्नाटक की बात। अभिषेक हम आपके पास आएंगे, लेकिन बात झारखंड की करना बहुत जरूरी है, क्योंकि झारखंड में इस समय कांटे की टक्कर चल रही है। जेएमएम कांग्रेस की बात करें तो 39 सीटों पर आगे है, बीजेपी 38 सीटों पर आगे है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हैं। एसएन सिंह साहब, महाराष्ट्र में तो महायुति सरकार बनाते हुए दिख रही है, लेकिन झारखंड में मुकाबला अभी भी कांटे का बना हुआ है। आपने क्या चुना? भारतीय जनता पार्टी 100% की बात होगा, कार्य बड़ा होगा, विचार बड़े होंगे तो परिणाम भी बड़ा आएगा। आज परिणाम क्यों इतना सुंदर, सार्थक और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा? क्योंकि हम लोग जब जाते थे तो किसानों के सम्मान निधि की बात करते थे, किसानों के कर्ज माफी की बात करते थे, लाडली बहन योजना की बात करते थे, लाडली बहन योजना की बात करते थे। और उस समय भी आप देखेंगे कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। वो क्या कहते थे? बंटवारे की बात करते थे, कहते थे नहीं हमें स्पेशल पैकेज चाहिए। कितने के लिए? 20% के लिए। तो कोई भी जो गणित समझता और जानता है वो जान जाएगा कि अगर आप 100 की मांग नहीं करेंगे, 20 की मांग करेंगे तो गणित में तो 80-20 पे भारी पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी वो केवल जी सरकार होती है तो किसान आत्महत्या कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो किसान क्रेडिट कार्ड बनना शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में किसानों को सम्मान निधि दी जाती है। तो जब आप जो है एक अच्छे संकल्प के साथ आते हैं तो निश्चित तौर पे आपका परिणाम सुंदर, सार्थक और ऐसा होता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। आप देखिए ना बंटवारे की बात कैसे कि नहीं, वो भगवा वाले लोग तो राजनीति में नहीं आ सकते, भगवा वाले लोग तो राजनीति में नहीं आ सकते हैं, नहीं भारतीय जनता पार्टी को तो मार देना चाहिए। आपके पास कोई विजन होता तो आप लेकर जाते कि आपकी सरकार आएगी तो ठीक है, देखना दिलचस्प होगा जैसे जैसे आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, पॉलिटिकल सिनारियो की डेवलपमेंट हो रही है। ये देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र झारखंड में किसकी सरकार बन सकती है। अजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अजीत जी, जो स्टैट्स, जो रुझान इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड से सामने आ रहा है, जैसा कि आशीष बता रहे थे, झारखंड में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र की हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में जो स्टैट्स आ रहे हैं उसकी हो रही है। क्या आपको लगता है कल ये फ्रंट पेज की हेडलाइंस बनेगा? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि महाराष्ट्र को एक राज्य में तो देखा नहीं जाता है, लगभग 6-7 राज्य हैं। तो विदर्भा में कमबैक किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जो लोकसभा का रिजल्ट आया था उससे अलग है और भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर रही है। और स्ट्राइक रेट भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बेहतर रहेगा हर जगहों पे, चाहे वो मराठवाड़ा हो या विदर्भा हो या वेस्टर्न महाराष्ट्र हो या नॉर्थ महाराष्ट्र हो। शुक्ला जी, वजह क्या है? देखिए, कोर्स करेक्शन जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे वो एब्रेसिव था, और कोर्स करेक्शन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया उस हर जगहों पे अलग अलग तरीके से कोर्स करेक्शन किया। और दूसरा है संघ का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा, संघ ने बड़ी ही सक्रियता से कार्य किया जी। और आम जनता जो है, आम जनता ने इस चीज को इंडोर्स किया। जो उनके बहुत सारे जो योजनाएं थी उसको बहुत सर आंखों पर लिया जनता ने। हर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही योजना थी जो लाडकी बहना योजना थी, कई और भी योजनाएं उसके साथ साथ चलाए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि भाई ये महायुति जो है वो ज्यादा बेहतर सरकार दे सकती है। तो महायुति को लोगों ने जम के समर्थन किया। और सभी अजीत जी, क्या महाविकास आघाड़ी की जो आपसी खींचतान थी, क्या उसका फायदा महायुति को मिला?
देखिए महायुति महाविकास अघाड़ी में जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत भयानक खींचतान था, और जो भी शुरुआती दौर में ही ऐसा लग रहा था कि 10-12 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस की सीटें थी, वो यूबीटी लड़ रही थी, और कांग्रेस बहुत सारे जगहों पे वीक विकेट पे थी। जो यूबीटी की सीट थी, जो परंपरागत रूप से शिवसेना लड़ती थी, वो सीटों पर जो है कई सीटों पर कांग्रेस को लड़ना पड़ा। तो शुरुआती दौर में ही ऐसा लग रहा था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि इन लोगों में बहुत ज्यादा खींचतान है। दूसरा चीज है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति कहीं ना कहीं जो रेबल्स फैक्टर था उसको समझाने में और उसको कम करने में बहुत ज्यादा कामयाब रही। और सबसे बड़ी बात यह होती है, जनता का वर्डिक्ट है, जनता ने जो है वो महायुति को सर आंखों पर लिया और स्पष्ट रूप से जनादेश दे रहा है। और ये अभी अजीत जी, क्या किसान मुद्दा नहीं बन पाए? जो हम अमूमन किसान, खासतौर पर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों में किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी एग्रेरियन क्राइसिस और डिस्ट्रेस एक अहम कंसर्न था, जो शुरुआत से, आज नहीं, इससे पहले भी जितने असेंबली इलेक्शंस हुए या लोकसभा चुनाव हुए उसमें एक इंपॉर्टेंट कंसर्न की तरफ से देखा गया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये जो तमाम वेलफेयर स्कीम्स हैं इनका जादू छाता हुआ नजर आ रहा है? जो वेलफेयर स्कीम्स थे उसने अच्छे से एड्रेस किया। जो मैसेजिंग था भारतीय जनता पार्टी या महायुति का, वो बड़ा ही एकतापूर्ण था, और उसका कहीं ना कहीं जनता में ये मैसेज गया कि नहीं, ये मुझे ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं लोगों ने ये देखा कि भाई महायुति ही, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ये ज्यादा अच्छे से एड्रेस किया जा सकता है। वो कन्विंस हुए इस चीज से, और उनको लगा ये कि ये ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, इस वजह से दिया। और इस बीच 3 महीने 4 महीने के अंदर, पिछले 6 महीने में लगातार बहुत सारी योजनाओं का जो है घोषणा किया गया शिंदे सरकार के द्वारा। लेकिन अब कुल मिलाकर एक बहुत दिलचस्प सिनारियो बन रहा है आशीष कंचन। अब दिलचस्प सिनारियो क्या बन रहा है, मैं दर्शकों को भी बताता हूं। दिलचस्प सिनारियो ये बन रहा है कि भाई बीजेपी 130 प्लस है, 135 प्लस है। अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होता है तो फिर सीएम कौन बनेगा? लगातार शिंदे गुट ये कहता रहा कि भाई एकनाथ शिंदे ही सीएम के फेस है। आंचल के पास चलते हैं, आंचल के साथ शहजाद पूनावाला है। आंचल, ओवर टू यू। आगे जी शहजाद जी, महाराष्ट्र में तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में अभी कांटे की टक्कर चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। वहाँ पर तो स्थितियाँ क्लियर हो रही है। झारखंड में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि 1-1.5 घंटे में जो है ये जो नतीजे आगे पीछे हो रहा है, कई जगहों पर हमें आगे बताया जा रहा है, हम लोग वहाँ पर भी सरकार बना लेंगे, हम उसके लिए आश्वस्त हैं। लोगों के मन में ये सवाल है, महाराष्ट्र में सीएम का चेहरा कौन है? महायुति के एनडीए के शानदार जो नेता हैं उनमें से एक होगा, और ये निर्णय शहजाद पूनावाला नहीं करेगा। ये निर्णय किचन कैबिनेट में नहीं होता है, ये निर्णय बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी एकनाथ शिंदे जी। अब एकनाथ शिंदे जी का, अजीत पवार जी का क्या होगा? उनको क्या भूमिका उनकी रहेगी? क्योंकि सवाल उनकी भूमिका ये रहेगी, अजीत पवार जी, एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी तीनों मिलकर तय करेंगे, और हमारे विधायक तय करेंगे कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। वहीं अगर उपचुनाव की बात करें, यूपी की बात करें, तो वहाँ आप लोग कह रहे हैं कि 8 के उसमें आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए विपक्ष कुछ और कह रहा है, और कई जगह पर समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखिए, विपक्ष कम से कम ये ना कहे कि इलेक्शन कमीशन गलत काम कर रहा है, ईवीएम खराब है। अभी आपने बताया झारखंड में थोड़ी लीड है उनकी, अभी आपने बताया बायपोल में ठीक कर रहे हैं, तो शाम आते आते 4 बजे 5 बजे इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के रुझान आ गए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महायुति 200 पार, यानी कि 210 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। महाविकास अघाड़ी सिर्फ 70 सीटों पर आगे है। 288 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। अकेले बीजेपी की बात की जाए तो 135 सीटें बीजेपी को आगे मिलती हुई नजर आ रही है। 145 बहुमत के लिए चाहिए। वही मैं दोबारा उसी सवाल पर आता हूं जो सवाल शहजाद पूनावाला से भी अभी आंचल ने पूछा कि भाई एकनाथ शिंदे का और अजीत पवार का क्या होगा, उनकी भूमिका क्या रहेगी नई सरकार में? जबकि एकनाथ शिंदे रहेगी भी नहीं, सवाल वही है। जबकि एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम रहे हैं, इनकम्बेंट हैं, और उनके सीएम फेस पर ही चुनाव लड़ा गया, ये उनकी पार्टी के लोग लगातार दावा करते रहे। इस पर मैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं आशीष? मैं एक सवाल और भी उठता है कि क्या इस बार अजीत पवार जो है वो डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं,
क्योंकि अजीत पवार के जितने भी बयान आए वो बीजेपी या फिर शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो उनकी लाइन ऑफ आर्गुमेंट थी या फिर उनकी जो लाइन ऑफ बयानबाजी थी उससे बिल्कुल अलग थे। वो कहते थे कि ये यूपी नहीं है, कटेंगे तो बटेंगे का जो नारा है वो यहाँ नहीं चलेगा। एक और सवाल मेरा भी यहाँ बनता है, क्योंकि अब पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की इतनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सवाल ये बनता है कि जो भी रिजल्ट्स अब तक सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, क्या ये माना जाए कि शिंदे को जनता ने नहीं अपनाया है? एसएन सिंह साहब से इनका जवाब ले लेते हैं ना। हमारे साथ बीजेपी को अपना रही है लेकिन शिंदे को नहीं अपनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ कुछ ही सीट और चाहिए अकेले बहुमत में आने के लिए। शिवसेना शिंदे की अगर बात करें तो इंडिविजुअल शिवसेना जो पिछले बार थी, जो 2019 में जिसने चुनाव लड़ा था, उनकी टोटल सीट से 10 सीटों का ज्यादा फायदा इस बार की शिंदे गुट को मिलता दिख रहा है। जनता ने जो नकारा है विवेक, वो अजीत पवार को नकारा है, क्योंकि पिछली बार जो सीटें थी उससे 9 सीटें कम अजीत पवार साहब को आ रही हैं। लेकिन सवाल ले लेते हैं। कंचन, आप सवाल ले रही थी एसएन सिंह साहब से, बीजेपी प्रवक्ता हैं। भी जीते, कारण ये है, ये इंडी सरकार ने नीचे करो ना लोगों थोड़ा सा, जो ऊपर करो तुम इन्होंने जो नंगा नृत्य किया सांप्रदायिकता का महाराष्ट्र में मुसलमानों को लेकर के, वो नंगा नृत्य वो महाराष्ट्र ने नकार दिया। लेकिन लालू यादव कर रहे हैं, आप लोग हार रहे हैं दोनों राज्यों में, चारों सीटों उपचुनाव पे भी हार रहे हैं। हमारे बेचारे लालू जी अगर बोल करके संतोष कर रहे हैं तो क्या करने दीजिए उनको। गौतम अडानी को भी लेके कह रहे हैं कि अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है सरकार उनको। पहले अपन देखें न, पहले भ्रष्टाचार के दलदल में नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि अंतिम यात्रा पर निकल रहे हैं कांग्रेस के। गिरिराज सिंह को सुन रहे थे आप। बिहार में उपचुनाव है, उसको लेकर बातें करते हुए तस्वीरें सामने आ रही है। काउंटिंग हो रही है, ईवीएम खुल चुके हैं। 8:30 बजे के आसपास लंबे राउंड्स की काउंटिंग होती है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि एमपी की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें से एक सीट पहले भाजपा को थी, दूसरी कांग्रेस को थी। विजयपुर और बुधनी सीट, दोनों ही सीटों पर अब तक कांग्रेस आगे जाती हुई नजर आ रही है। एमपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और साथ ही साथ केरल में भी जहां जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनके भी रुझान सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन 60 सीटों पर आगे चल रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दोनों सीटों पर जहां पर उपचुनाव हुए हैं, दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी अब तक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंचन, बुधनी में अगर बीजेपी का पीछे चलना कहीं से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का वो गढ़ रहा है और उस गढ़ में बीजेपी का पीछे जाना, विजयपुर में बीजेपी का पीछे जाना, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला।